Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our anatomy and physiology lecture, and we are discussing about physiology चैप्टर नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं और वन बाय वन हम ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने राइबोसोम्स के हवाले से स्टडी किया था कि राइबोसोम्स जो है वो स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं दोनों में, मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जो एक शर्त थी यूकैरियोटिक सेल की कि इसमें जस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होंगे और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होंगे, बट प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट्स में भी होंगे क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस हैं। उसके बाद हमने जो है वो इसकी थोड़ी सी इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, इसका डिस्कवरी देख ली थी। जॉर्ज ई पेलाडे ने डिस्कवर किया था राइबोसोम को और उसने उसको माइक्रोसोमल बॉडीज़ या स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो कह दिया था। उसने कहा था कि एसोसिएटेड होते हैं विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। फिर हमने थोड़ा सा इसकी कंपोजिशन के हवाले से देखा कि इसमें प्रोटीन्स और आरएनए होते हैं। प्रोटीन्स 25 to 40% एंड आरएनए 37 to 62%। और टू मेन सब यूनिट्स इसमें, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, वो मैंने आपको इस वाली डायग्राम में दिखाया था। उसके बाद हमने इसकी क्वांटिटी देखी थी कि बैक्टीरिया में कितने होते हैं, यीस्ट में कितने होते हैं। बेसिकली इनकी क्वांटिटी डिपेंड करती है उनके जो है वो टाइप ऑफ द सेल्स पर, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर, कि वो कितनी जो है उन्होंने प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स, जिसको मैंने आपको कहा था कि ये फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोसोल में पाए जाते हैं। और बाउंड राइबोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स या फिक्स राइबोसोम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये हमने फ्री राइबोसोम्स देख लिए थे और बाउंडेड राइबोसोम्स देख लिए थे। और उसके बाद हमने राइबोसोम का फंक्शन देख लिया था कि राइबोसोम्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, और दे आर वेरी इंटीग्रल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो आपको एटलीस्ट ऑर्गेनेलीज का फंक्शन जो है वो हर एक का अच्छे से क्लियर कट पता हो फॉर योर वाइवा वॉइस। नाउ कम बैक टू आवर करंट टॉपिक। आज हमने डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया को। हम वन बाय वन ऑर्गेनेलीज को इसलिए डिस्कस करा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑर्गेनेलीज के ऊपर पूरा नोट आ जाता है 5 मार्क्स का। तो कोशिश क्या करें कि हर ऑर्गेनेली पे जो है वो आपको कमांड हो, हर ऑर्गेनेली के हवाले से, उसके फंक्शन के हवाले से, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से आपको अच्छे से जो है वो पता हो। अब माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, बट दिखाने के लिए कि दिस इज़ बेसिकली अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की शेप है। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, यानी इसमें दो मेम्ब्रेन्स होंगे। इन द फाउंड जो पाया जाता है इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। इट इज़ आ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये क्या होता है? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होगा। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि ये बात हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो ये बात मैंने क्लास में एक बार डिस्कस की थी कि चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, ठीक है, जब इसके पास अपना डीएनए होगा तो ये इंडिपेंडेंटली जो है वो रेप्लिकेट कर लेगा। इसको किसी न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस बेसिकली
रेप्लिकेशन में उसका रोल होता है, तो इसको जो है वो किसी और जीनोम की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसके पास इसका अपना जीनोम मौजूद होता है, इसके पास इसका अपना डीएनए मौजूद होता है। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली जो है वो कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में जो जो इसके चीज़ें आती हैं वो है आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताया था ना 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो कौन कौन सी है? एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्रिस्टी है और मैट्रिक्स है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं जो इसके स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। ये देखें, ये है हमारे पास राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद हैं। फिर ये इसका जो आपको इसका मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, बेसिकली दिस इज़ ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ये जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जिससे सराउंड किया हुआ है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। जो ये वाली आपको बाहर वाली ये बाउंड्री नज़र आ रही है, ये वाली होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये हमें नज़र आ रही हैं ये वाली, इनको हम कह देते हैं इनर मेम्ब्रेन। आप ये देखोगे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है। ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है। ये देखें, इसमें कोई भी फोल्डिंग नज़र नहीं आ रही हमें। लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर हमें फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। ये देखिए, ये फोल्डिंग्स नज़र आ रही है, नहीं अंदर की तरफ जा रही है, स्मूथ नहीं है। तो ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है और जो बाहर वाली है वो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है। और फिर जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो हमें जगह नज़र आ रही है, जो हमें स्पेस नज़र आ रही है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान, ये देखें, ये जो हमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस नज़र आ रही है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्योंकि ये मेम्ब्रेन, इंटर का मतलब क्या होगा? दरमियान में। मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये देखें, इसके अंदर अपना जो है वो डीएनए है। ये देखें, ये नज़र आ रहा है ना, ये डीएनए है और ये इसके अंदर अपने राइबोसोम्स। तो इसके स्ट्रक्चर में हमने जो जो स्टडी किया कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इसके आउटर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। और ये जो फोल्डिंग्स हमें नज़र आ रही है ना, ये जो फोल्डिंग्स हमें नज़र आ रही है इसी को बेसिकली हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो अंदर वाली साइड पे हमें फोल्डिंग्स नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये इसके अंदर ये जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर, इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इसके अंदर भी जैसे राइबोसोम्स हैं। और ये जो हमें फोल्डिंग नज़र आ रही है इसको हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। उसके बाद हमारे पास बाकी सारा इंट्रा क्रिस्टल स्पेस है और पेरिफेरल स्पेस है। हमें इतना डेप्थ में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस पता हो हर चीज़ का, लैमिला, इनर मेम्ब्रेन और ये क्रिस्टल मेम्ब्रेन होता है, मैट्रिक्स, क्रिस्टी, ये सारा आउटर मेम्ब्रेन, पोरिन्स के बारे में। मतलब हमें इसको जस्ट एक
व्यू दिखाना था आपको कि एक इसका ये व्यू है और एक इसका जो सिंपल सा है वो ये वाला व्यू है। हमारे लिए जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि पता आपको हर लिहाज से होना चाहिए, बट लर्निंग के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट डायग्राम है फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर इसका मैट्रिक्स भी दिखाया हुआ है, इसके राइबोसोम्स, इसमें डीएनए, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के हवाले से हमें बताया हुआ है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर राइबोसोम का, सॉरी स्ट्रक्चर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमें पता होना चाहिए। तो इसको आप जो है यहीं से देख के ड्रॉ भी कर लेंगे और लेबल भी कर लेंगे। तो इसके अंदर दो लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस कार्क्टरिस्टिक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आउटर मेम्ब्रेन इसकी क्या होगी, स्मूथ होगी, उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की भी फोल्डिंग्स नहीं होंगी। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर क्या होती हैं, उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। उन फोल्डिंग्स को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी। उसके बाद है हमारे पास इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के हवाले से वो कहते हैं द मैट्रिक्स इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जो इसके अंदर मैट्रिक्स होगा, जैसे ये आपको दिखाया था, ये वाला, ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। तो वही बात करें कि जो इसका मैट्रिक्स होता है ये एक कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एंजाइम्स का, दैट आर इम्पोर्टेंट, जो अहम होगा, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी बनाने के लिए। स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, ये इसमें मौजूद होते हैं। यानी आपने ये नहीं समझना कि ये कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स मिक्सचर है एंजाइम्स का, एंजाइम्स का इसके अंदर स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं। ये नहीं है कि ये एंजाइम स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स बना रहे हैं, नहीं। जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए, और इसके अंदर स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं। यानी राइबोसोम्स हमने साइटोप्लाज्म में पढ़े थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए इसमें मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें मौजूद होगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि कंपोजिशन बताओ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स किस किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है, किस किस चीज़ से बना होता है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम डेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये एटीपी बनाने के काम आता है। जो एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं वो एटीपी बनाने के काम आते हैं। फिर स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होता है, टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ट्रांसफ़र आरएनए इसके अंदर मौजूद होगा और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो इसके अंदर मौजूद होगा। आल्सो हैज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रिसाइक्लेबल इंटरमीडिएट्स। इसके अंदर और ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल कंपोजिशन है मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये मैं आपको 3-4 दफ़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको लेक्चर के दौरान ही इसकी कंपोजिशन जो है वो याद हो जाए। क्लास में मेरी कोशिश जिस तरह होती थी कि लेक्चर के दौरान ही आप लोगों को याद करवा दूँ, इसी तरीके से यहाँ पर ये कोशिश है कि बार बार इसको रिकॉल करें ताकि आपको याद हो जाए। और इसके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर रिसाइक्लेबल इंटरमीडिएट्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है इसका साइज़, तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर वाइड होता है और अप टू 10 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होता है। तो ये इसका साइज़ है। और ये जो साइज़ है और ये जो मैट्रिक्स कंपोजिशन है ये आपकी नोट्स में मेंशन है, तो आप वहाँ से भी इसको जो है वो याद कर सकते हो। उसके बाद है इसका डिस्कवरी के हवाले से कि रिचर्ड ऑल्टमैन जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 में। ठीक है, रिचर्ड ऑल्टमैन ने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 में। माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से आपको ये भी पता होना चाहिए
कि माइटो का क्या मतलब होता है। बेसिकली थ्रेड, माइटो का मतलब क्या होता है, तो हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको कहती कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि माइटो का मतलब क्या होता है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है, और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स लाइक। तो ये भी आपको थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए कि माइटो का क्या मतलब होता है और कॉन्ड्रियोन का क्या मतलब होता है। सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। उसके बाद है हमारे पास शेप, नंबर एंड लोकेशन। यानी हमने अभी डिस्कस किया था साइज़ को, और फिर मैंने आपको इसकी डिस्कवरी के हवाले से बता दिया था। उसके बाद जो है वो हमारे पास है रिगार्डिंग इट्स शेप, नंबर एंड लोकेशन। क्योंकि हर ऑर्गेनेली का मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स उसकी साइज़ होता है, उसका जो है वो साइज़ नहीं सॉरी नंबर्स होते हैं। वो डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर। यानी जिस सेल के अंदर ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से हमने पढ़ा था कि वो कहाँ किस ऑर्गेनेली में ज़्यादा थे। इस तरीके से राइबोसोम्स के वाले से हमने पढ़ा था कि जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रही होगी राइबोसोम्स वहाँ ज़्यादा होंगे। इस तरीके से चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक ऑर्गेनेली है, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा, अब चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिस ऑर्गेनेली में ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पर डेफिनेटली ये क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ इलोंगेटेड इन शेप। इसकी शेप क्या होती है, ये इलोंगेटेड से होते हैं। नंबर डिपेंड करता है इनकी टाइप पर, इनके साइज पर और फंक्शनल स्टेट पर, ठीक है। नंबर डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सेल पर, साइज ऑफ द सेल पर और फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल पर। इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हैं वो डिपेंड करेंगे। लीवर इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिचेस्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया था लीवर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो है, जो वाइटल फंक्शन जो हैं वो लीवर परफॉर्म कर रहा होता है। हमने कहा था डिटॉक्सिफिकेशन इसमें हो रही थी, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, इस तरीके से इन जो हमारी ड्रग्स होती हैं, जो हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म भी लीवर में हो रही होती है। तो लीवर में ही वो कहते हैं लीवर इज़ वन ऑफ द ऑर्गन जो कि रिचेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और फाउंड इन सेल्स विद हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और ये उन सेल्स में जिनमें हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, मसल सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, उनमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। तो शेप, नंबर एंड लोकेशन, लोकेशन के हवाले से जहन में बस ये आपने चीज़ रखनी है कि जिस सेल में वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी जो ऑर्गेनली काम कर रहा है या बना रहा है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इसको रिपीट करते हैं। शेप, इट इज़ एलोंगेटेड इन शेप। नंबर, नंबर डिपेंड करते हैं टाइप, साइज एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल पर। फिर है लीवर इज़ वन ऑफ द ऑर्गन जो कि रिचेस्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फाउंड इन सेल्स, ये उन सेल्स में पाया जाता है विद हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स और लीवर सेल्स, तो यहाँ पर जो है वो पाया जाएगा। इसके हवाले से और आपने देखना है ये कि जो हमारा डीएनए होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो डीएनए है, यहाँ पर हमने इसको स्टडी किया था, ये इसका डीएनए है। इस डीएनए की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह रहे थे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कह रहे थे। ऐसा ही है, ये डीएनए जो है वो अटैच रहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ। ये देखिए आपको ये भी नज़र आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि डीएनए बेसिकली कहाँ पर है, तो आपने कहना है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है, ठीक हो गया। ये हमारा डीएनए के हवाले से बात थी जो डिस्कस होना रह गई थी। उसके बाद हमने देखना है इसकी कंपोजिशन के हवाले से कि कंपोजिशन में इसके क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने कहना है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मेजर कंपाउंड्स फॉर्मिंग माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन्स और लिपिड जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या बना रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादातर प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, और फिर डीएनए एंड आरएनए जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होंगे। डीएनए ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके बाद हमने डिस्कस करना है अबाउट द
फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। यानी अगर हम देखें, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है एपिनेफ्रीन की। एपिनेफ्रीन एक बेसिकली एक मेडिसिन है। उसके बाद डिग्रेडेशन हो रहा होता है ट्रिप्टोफैन का, और इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स, यानी बहुत ज़्यादा काम जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं। हम आपने डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करोगे तो उनकी लोकेशन भी आप देखोगे तो वो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें इसकी इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। मैट्रिक्स के अंदर इसका क्रैब साइकिल हो रहा होता है, बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। डेफिनेटली क्रैब साइकिल आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे आप नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री में। तो क्रैब साइकिल भी कहाँ हो रहा होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रैब साइकिल के नतीजे में क्या बन रहा होता है, एटीपी जनरेट हो रही होती है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ एटीपी इज फॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। अब हमारे पास इसका दूसरा नाम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल। जिस तरीके से सेल को भी तो अपना काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, कोई भी काम बगैर एनर्जी के तो परफॉर्म नहीं होता। सेल के अंदर वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइडर है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको सेल का क्या कह देते हैं, पावर हाउस भी कह देते हैं। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। वैसे आपको मैंने ये सारा जनरली जो ऑरली बताया कि आउटर मेम्ब्रेन में जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है एपिनेफ्रीन की, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो ये जब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे आपको खुद भी बहुत जो है ये वाली बातें याद हो जाएंगी। बट लिखने के लिए, आपके लर्निंग के लिए आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो है वो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी इज बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको ट्राइफॉस्फेट क्यों कह रहे होते हैं, ये देखें इसका स्ट्रक्चर। अगर आप एटीपी का देखें, इसमें राइबोसोम मौजूद है, ये देखें, सॉरी राइबोज मौजूद है, राइबोसोम नहीं राइबोज। इसमें राइबोज शुगर मौजूद है, ये देखें एक शुगर होती है। राइबोज क्या होती है, एक शुगर होती है। और इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। कितने फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, 3, 1 2 3, 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं ना, इसलिए हम इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टी का मतलब है ट्राई, टी स्टैंड्स फॉर ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये इसके पास एडिनिन है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या कहला रहा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहला रहा होता है। जो एनर्जी जनरेट होती है वो छोटे छोटे आप कह लो पैकेट्स में जनरेट हो रही होती है। एनर्जी का भी कोई ना कोई तो यूनिट है ना जिसमें वो जनरेट हो रही है, उसको हम कहते हैं एटीपी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होगा एनर्जी, वो क्या क्या बना रहा है, ये एटीपी बना रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसलिए बता रही हूँ कि वाइवा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और आप बोलो कि इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी या इट बेसिकली प्रोड्यूसेस द एटीपी, कुछ भी अगर आप बोलो इसका आंसर दो तो हमें पता हो कि एटीपी का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये एक एब्रीविएशन है। इसका असल वर्ड क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी का बेसिकली एक फॉर्म है जिसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया इसको जनरेट कर रहा होगा। तो हमारे पास इसके फंक्शंस आ गए माइटोकॉन्ड्रिया के कि ये बहुत सारे वैसे रोल प्ले करते हैं। इसकी साइट्स, डिफरेंट साइट्स पर डिफरेंट काम जो है, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इसका अपना क्या काम होता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा लेक्चर रिवाइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज के चैप्टर में हमने थोड़ा सा इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा, माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन देखा कि ये जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, चूँकि इसके पास इसका अपना डीएनए मौजूद होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अच्छा, इसमें जो राइबोसोम मौजूद होते हैं, ये जो हमने यहाँ देखा था, इसमें जो राइबोसोम मौजूद होते हैं इसको हम माइटो राइबोसोम्स भी कह देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स हैं तो हम इनको माइटो राइबोसोम्स भी कह देते हैं।
उसके बाद हमने इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लिया कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, सॉरी इनर मेम्ब्रेन होती है, क्रिस्टी होती है और मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था अबाउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद हमने इसका जो है वो ये पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि ये इसका जो है वो डीएनए है जो इनर मेम्ब्रेन से अटैच है, फिर इसका मैट्रिक्स है ये और राइबोसोम मौजूद है, आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली इसके पास और इनर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद है। और फिर ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी मौजूद है। बाकी ये F0 F1 कम्प्लेक्सेस करने की और क्रिस्टी जंक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास जो इसका हमने स्ट्रक्चर देखा कि 2 लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी कहलाती है और ये फोल्डेड होती है इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, जिसकी आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही होती हैं, ये स्मूथ नहीं होती इनर मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। मैट्रिक्स इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, स्पेशल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, ट्रांसफर आरएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आल्सो एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रिसाइक्लेबल इंटरमीडिएट्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स की कंपोजिशन को हमने देखा। फिर हमने इसका साइज़ देख लिया था कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं ये और 10 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। अब लेंथ और जो इसका विड्थ है आप डायमीटर मिक्स नहीं कर देना, जो जितना जो वाइड है वो 0.5 to 1 है वो वही लिखने हैं और जो लॉन्ग है इसका अप टू 10 माइक्रोमीटर इसका भी हिसाब से आपने वही लिखना है। उसके बाद हमने इसकी डिस्कवरी देख ली थी कि रिचर्ड आल्टमैन जो एक जर्मन साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको डिस्कवरी जिसकी पढ़ाई जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछी भी जा सकती है, इसलिए उसको साथ के साथ जहन में रखते जाना है। फिर उसके बाद हमने शेप, नंबर एंड लोकेशन देखा। तो इट इज़ इलोंगेटेड इन शेप, जाहिर सी बात है इसकी शेप इलोंगेटेड होती है और हर ऑर्गेनली की अपनी आप कह लो कि शेप होती है। जैसे हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को आगे स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आएंगी, हर ऑर्गेनेली एक शेप का नहीं होता। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एलोंगेटेड होता है। नंबर डिपेंड ऑन टाइप, साइज एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल। और लीवर इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स रिचेस्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड फाउंड इन सेल्स विद हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मसल सेल्स हैं या फिर लीवर सेल्स हैं। और फिर हमने इसकी कंपोजिशन देखी कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मेजर कंपाउंड्स फॉर्मिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादा जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। फिर डीएनए और आरएनए भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और उस फिर जो है वो हमने इसके फंक्शंस के हवाले से देख लिया कि लार्ज नंबर ऑफ एटीपी इज फॉर्म बाय माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और फिर मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो है वो स्ट्रक्चर दिखा दिया कि ये इसकी राइबोस शुगर है, इसमें ये इसमें फॉस्फेट ग्रुप है 3 और ये इसमें एडिनिन ग्रुप है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करना है अबाउट लाइसोसोम्स और माइक्रोफिलामेंट्स। लाइसोसोम्स और माइक्रोफिलामेंट्स को करने के बाद हमारा जो रह जाएगा वो सेल के हवाले से, वो हमारा फंक्शंस ऑफ सेल्स है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम लाइसोसोम्स के साथ माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच कर दें और उसके बाद हम फंक्शन ऑफ सेल्स के साथ जो है वो टिश्यूज़ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीक में इंशाल्लाह हम टिश्यूज़ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करके कनेक्टिव टिश्यूज़ तक इसको इंशाल्लाह इस वीक में कवर कर लेंगे। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो वो डिस्कस कर लेगा। ये जो ऑर्गेनलीज़ हैं इनको आपके नोट्स पे थोड़े शॉर्ट दिए हुए हैं, इनको जो थोड़ा सा ज़्यादा करके बता रही हूँ इसलिए कि बाज़ औक़ात लिखते हुए आपको कुछ पॉइंट्स भूल जाएं या आपको कुछ जो है वो मतलब बाज़ औक़ात इंसान जब लिख रहा होता है तो कुछ बातें उसके जहन से स्किप हो जाती हैं। तो एटलीस्ट आपकी लेंथ जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूरी हो, इसलिए जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और नोट्स में मेंशन नहीं है तो आपने उनको साथ के साथ जो है वो मेंशन कर देना है ताकि आपका
नोट्स के लिए जो है वो क्वेश्चन बन जाए। दूसरा एमसीक्यूज जो है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ऑर्गेनेलीज। तो वहाँ पर मैं फंक्शंस के हवाले से, इनका डिस्कवरी के हवाले से, इनकी साइज़ के हवाले से और जो इनकी कंपोजिशन है उसके हवाले से जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज बनाऊंगी। तो हम इसको डिस्कस, हमारा कल का टॉपिक इंशाल्लाह लास्ट होगा रिगार्डिंग ऑर्गेनेलीज। उसके बाद जो है वो हम टिश्यूज़ के हवाले से यानी सेल के हवाले से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो अब तक किसी को कोई भी इशू हो रिगार्डिंग ऑर्गेनेलीज या सेल स्ट्रक्चर के हवाले से तो वो ज़रूर पूछे, अपनी कन्फ्यूजन दूर करें। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।